हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ आवर यूनिट 9 ऑन पॉलिटी कोर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हमने अभी तक 8 यूनिट्स जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल डील विद पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 5 की जब हम बात करेंगे, पार्ट 5 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्ट 5 जो है वो स्पेसिफिकली यूनियन के साथ डील करता है। यूनियन के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके साथ डील करता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो गया, चाहे वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गया, चाहे वो जुडिशियल ऑर्गन हो गया। तो इस तरह से हमें अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में प्रोविजंस पार्ट 5 के अंदर देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट को लेके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं, किस तरह से प्रेसिडेंट के पास पावर्स दी गई हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो आर्टिकल 52 स्पेसिफिकली डील्स करता है अबाउट द प्रेसिडेंट, कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर, दे शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बस इतना ही हमें स्टेटमेंट देखने को मिलता है आर्टिकल 52 के अंदर। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट भी उनको कहा जाता है, हेड ऑफ द कंट्री भी उनको कहा जाता है, हेड ऑफ द स्टेट। लेकिन उनके पास जो रियल पावर्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती हैं। सो ही इज़ ऑफन रेफर्ड एज नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। तो नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री उनको अक्सर कहा जाता है। ही इज़ नॉट द रियल हेड ऑफ द कंट्री। जो रियल पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय करती है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से हम लोग जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, तो आर्टिकल 53 जो है, आर्टिकल 53 स्पेसिफिकली हमें एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताता है दैट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन should be executed by the president or an officer subordinated to him। तो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की, वो सारी की सारी पावर्स जो हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को दी गई हैं। प्रेसिडेंट या तो इन पावर्स को खुद एक्सरसाइज करेंगे या किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू उन पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। यानी कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं इंडिया की, दे शुड बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावा प्रेसिडेंट को कमांडर इन चीफ भी कहा गया है, कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, तो हमारी आर्म फोर्सेस के जो कमांडर इन चीफ हैं वो पोस्ट भी प्रेसिडेंट को दिया गया है। इसके अलावा पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट जो अथॉरिटी चाहे, जो फंक्शन चाहे, प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कर सकता है। तो पार्लियामेंट can delegate any power to the president। तो पार्लियामेंट जो पावर चाहे वो प्रेसिडेंट को दे सकता है लॉ के थ्रू। ये पावर यहाँ पर पार्लियामेंट को दी गई है। तो 3 प्रोविज़न आर्टिकल 53 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। पहला प्रोविज़न है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं यूनियन की वो प्रेसिडेंट को दी गई हैं। दूसरा है कमांडर इन चीफ उनको कहा गया है आर्म फोर्सेस का। इसके अलावा तीसरा प्रोविज़न जो आर्टिकल 53 के अंदर हमें देखने को मिलता है वो है कि पार्लियामेंट लॉ बना के जो भी फंक्शंस प्रेसिडेंट को देना चाहे वो फंक्शंस प्रेसिडेंट को दे सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 की अगर बात करेंगे तो इट स्पेसिफिकली डील्स विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पर डील करता है। अब प्रेसिडेंट की इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यहाँ पर लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। तो आर्टिकल 54 के अंदर एक कॉलेज की बात की गई है, एक ग्रुप की बात की गई है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, कॉलेज फॉर द इलेक्शन। और इस ग्रुप के अंदर 3 तरह के लोग शामिल होते हैं। पहले इलेक्टेड, मेंबर्स ऑफ both the houses of the parliament।
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा इलेक्टेड members of each legislative assemblies of state, तो हर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स भी यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी के लोग इस कॉलेज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इस तरह से तीन तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के। सबसे पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरा जो कम्युनिटी है जो इसमें पार्टिसिपेट करती है वो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ईच स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स। और जो तीसरी कम्युनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। एक बात ध्यान रखने लायक है यहाँ पे कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स का ही पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, चाहे वो पार्लियामेंट की तरफ से हो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की तरफ से हो। तो ये प्रोविज़न आर्टिकल 54 के अंदर हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके। नेक्स्ट है हमारे पास मैनर ऑफ इलेक्शन, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होगा। तो ये प्रोविज़न जो है वो आर्टिकल 55 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं अबाउट द मैनर ऑफ इलेक्शन। अब यहाँ पर मैनर ऑफ इलेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर दिया गया है थ्रू सीक्रेट बैलेट। तो यहाँ पर वोटिंग होती है थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सीक्रेट बैलेट के थ्रू यहाँ पर वोटिंग होती है, यानी कि कोई नहीं बताएगा यहाँ पे कि उसको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसको वोट कर रहा है। तो इस तरह से हमें मैनर देखने को मिलता है। अगर हम लोग वोटिंग वैल्यू की बात करेंगे तो हर एमएलए, क्योंकि हर स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है, तो एमएलए के वोट की जो वैल्यू होती है यहाँ पे वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और उसका जो रेशियो है, उसका जो वैल्यू है वो ऐसे निकाला जाता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट divided by total elected members of states legislative assembly further divided by 1000। तो इस तरह से एमएलए का जो वोट है उसका वैल्यू निकाला जाता है। एमपी के वोट की बात करेंगे तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोट है वो इस तरह इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएज डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने लायक है
कि एमएलएज के वोट जो हैं वो यहाँ पर सिमिलर नहीं होते हैं। हर एमएलए का वोट, हर स्टेट के एमएलए का वोट अलग अलग होता है यहाँ पर, यानी कि यूपी के एमएलए का वोट अलग होगा, बिहार के एमएलए का वोट अलग होगा, उसका वैल्यू जो है अलग होगा, तमिलनाडु के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होगी। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट के एमएलएज की अलग अलग वोट वैल्यू हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग पॉपुलेशन है और जो नंबर ऑफ़ इलेक्टेड एमएलएज हैं वो भी अलग अलग हैं। तो इसके कारण हर स्टेट के जो एमएलएज हैं उनका वोट की जो वैल्यू है वो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। एमपीज़ की बात करेंगे तो एमपीज़ के वोट की वैल्यू यहाँ पर सिमिलर रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने लायक है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसका टर्म कितना होता है। तो जनरली 5 इयर्स का टर्म हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंट के ऑफिस का। लेकिन अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन करना चाहें अपनी पोस्ट से तो वहाँ पर किसी भी समय वो रिज़ाइन कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को वो अपना रेजिग्नेशन यहाँ पर एड्रेस करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके वो अपना रेजिग्नेशन यहाँ पर दे सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस हमें आर्टिकल 56 के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल 56 जो है वो एक और चीज़ हमें बताता है कि प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है उनकी पोस्ट से, और जब अगर प्रेसिडेंट को हटाया जा रहा है तो सिर्फ एक ही चार्ज के ऊपर हटाया जा सकता है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चार्ज पर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, और यहाँ पर जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो प्रोसीजर आर्टिकल 61 के अंदर इलेबरेटली दिया गया है। तो प्रेसिडेंट कुड बी इम्पीच्ड from his office on the charge of violation of the constitution, and in that very case the procedure enshrined or established in article 61 will be followed। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। टर्म की बात करेंगे तो 5 साल का टर्म होता है प्रेसिडेंट का, लेकिन अगर वो चाहें तो रिज़ाइन कर सकते हैं कभी भी। यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन उनको एड्रेस करना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को, और अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं या पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, तो इस केस में आर्टिकल 61 के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है उस प्रोसीजर का इस्तेमाल करके उनको हटाया जा सकता है। और जब इस तरह पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को हटाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट से भी हम प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, कि इंडिया के अंदर जैसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति जो है 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। इंडिया के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे प्रेसिडेंट बन सकता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अ पर्सन इज एलिजिबल for any number of terms। तो यहाँ पर एक पर्सन कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एलिजिबल है, वो जितनी बार चाहे प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 58 स्पेसिफिकली डील करता है अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, और इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, और वो क्वालिफिकेशंस हैं। पहला क्वालिफिकेशन है यहाँ पे जो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, वो है सिटीज़न ऑफ इंडिया। नॉन सिटीजन्स इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। So the person who wants to elect as the president should be a citizen of India
नेक्स्ट जो प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, वो है ही शुड बी अबव द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल से ज़्यादा उसकी एज होनी चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबल, द पर्सन शुड बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा के जो इलेक्शन है उसके लिए वो व्यक्ति जो है एलिजिबल होना चाहिए। और जो चौथा प्रोविज़न, चौथा जो क्वालिफिकेशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो है द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो जो व्यक्ति है उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, चाहे लोकल अथॉरिटी के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर उसके पास कोई पोस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मिनिस्टीरियल पोस्ट जो है वो शामिल नहीं है। अगर वो मिनिस्टर हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको लेके कोई रोकथाम नहीं है। गवर्नर हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वरना कोई ऑफिशियल पोस्ट उनके पास नहीं होनी चाहिए। ये हमें आर्टिकल 58 बताता है। तो पहले ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है। दूसरा है द पर्सन शुड बी अबव 35 ईयर्स, 35 साल से ज़्यादा उनकी एज होनी चाहिए। तीसरा है द पर्सन शुड बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ और टू फाइट फॉर द इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। तो लोकसभा के जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करने का क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चौथा जो कंडीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है वो है द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि किसी भी स्टेज, गवर्नमेंट के किसी भी स्टेज में उनके पास कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर मिनिस्टर है तो कोई बात नहीं है, मिनिस्टीरियल जो पोस्ट हैं उनको यहाँ पर एग्जेम्पशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, अगर हम लोग बात करेंगे कि प्रेसिडेंट के ऑफिस के साथ क्या क्या कंडीशंस जुड़ी हुई हैं, तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो यही है, द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बन रहा है उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन यहाँ पर रखी गई है प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, वो है द पर्सन शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो दूसरा कंडीशन हमें देखने को मिलता है। और ये सारी कंडीशंस हमें आर्टिकल 59 के अंदर देखने को मिलती हैं। तो द पर्सन शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ any house of the parliament and state assemblies। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते हैं, किसी स्टेट असेंबली के मेंबर नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा प्रोविज़न हमें यहाँ पर कंडीशंस के अंदर देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट जो है रेंट फ्री उनको अकोमोडेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा राष्ट्रपति भवन में, और उनके जो अलाउंसेस, उनकी जो सैलरी है, उनके जो प्रिविलेजेस हैं, दे शुड बी डिसाइडेड बाय दी पार्लियामेंट। तो यहाँ पर बता सकते हैं पार्लियामेंट को यहाँ पर पावर दी गई है, पार्लियामेंट should decide
the salary and allowances along with privileges of the president. चौथा जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए वो ये है कि प्रेसिडेंट के जो प्रिविलेजेस हैं वो डिमिनिश नहीं किए जा सकते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब एक प्रेसिडेंट अपने टेन्योर के अंदर है उस समय पार्लियामेंट बीच में कोई लॉ लेके नहीं आ सकता है कि अभी हम प्रेसिडेंट की सैलरी जो है घटा के 2000 रुपया कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप नेक्स्ट प्रेसिडेंट जब अपने ऑफिस में आएंगे तो उसको लेके लॉ यहाँ पर बना सकते हैं। जो भी लॉ बनाया जाएगा कंडीशंस को लेके, अगर किसी प्रिविलेज को कम करने की बात की जा रही है, किसी सैलरी को कम करने की बात की जा रही है, तो वो जो लॉ है वो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट के ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। अगर बढ़ाने की बात है तो लागू हो जाएगा, लेकिन कम करने की बात अगर की जा रही है तो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट के ऊपर लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट should not be diminished, should not be diminished during his tenure। तो जब प्रेसिडेंट का टेन्योर है उस समय उनके प्रिविलेजेस डिमिनिश नहीं किए जा सकते। ये प्रोविज़न हमें यहाँ पर आर्टिकल 59 के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो इसको ओथ को लेके यहाँ पर हमें प्रोविज़न देखने को मिलते हैं आर्टिकल 60 के अंदर। तो आर्टिकल 60 हमें ओथ और अफर्मेशंस को लेके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक्ट करेगा, पावर्स को एग्जीक्यूट करेगा, उसको एक ओथ लेना पड़ेगा बिफोर द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने इस ओथ को लेना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट और एनी मेंबर एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और एनी पर्सन acting as president should take an oath before Chief Justice of India or in his absence the senior most judge ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर CJI किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने ये ओथ लेना पड़ता है। इसके अलावा ओथ की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिजर्व करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का और उसको डिफेंड करने का ओथ यहाँ पर लेना पड़ता है। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो ओथ लिया जाता है उसके अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ है उसके अंदर ये स्पेसिफिक चीज़ है कि उनको यहाँ पर एक ओथ लेनी पड़ती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेंगे। और किसी ओथ में ये प्रोविजंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमने बताया था कि आर्टिकल 61 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसीजर, कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना चाहे तो कैसे हटा सकते हैं, उसको लेके क्या प्रोविज़न है।
सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है और आर्टिकल 61 जो है वो हमें बताता है कि सिर्फ एक ही चार्ज के ऊपर जो प्रेसिडेंट है उसको हटाया जा सकता है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, कुछ भी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, तो उस केस में वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकते हैं। ये जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हैं they can be initiated in any house of the parliament. Any house of the parliament, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी हाउस में ये जो रेजोल्यूशन है इम्पीचमेंट का, इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को। 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन इन एडवांस। तो 14 दिन का एक एडवांस नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को कि ये चार्ज आपके ऊपर लगा रहे हैं, आपके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू होने वाली हैं, आप तैयार हो जाएं। उसके बाद किसी भी हाउस के अंदर, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, ये रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इंट्रोडक्शन के साथ एक कंडीशन है। इस रेजोल्यूशन को तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तभी प्रेजेंट किया जा सकता है जब 1/4 जो मेंबर हैं उस हाउस के, वो वहाँ पर साइन करते हैं उस रेजोल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन should be undersigned by at least 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो जिस हाउस में उनको जिस हाउस के अंदर इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका जो भी मेंबरशिप है, उसके एटलीस्ट 1/4 मेंबर जो है वो अपने साइन करेंगे इस रेजोल्यूशन के ऊपर, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर बहस होती है, और बहस के बाद अगर हाउस को ऐसा लगता है कि ये जो चार्जेस हैं वो ठीक हैं, तो उसके ऊपर वोटिंग होती है। और अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस का जो भी मेंबरशिप है, उस समय कितने मेंबर हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हाउस का जो भी टोटल मेंबरशिप है उसका 2/3 मेजॉरिटी अगर इस रेजोल्यूशन को पास कर देती है, तो इस केस में उस हाउस से ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन है वो नेक्स्ट हाउस में जाएगा। जैसे लोकसभा में अगर पास हो गया है तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में पास हो गया है तो लोकसभा में जाएगा। उसके बाद वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो उसके ऊपर बहस करेंगे, चार्जेस की इंक्वायरी करेंगे। अगर उनको भी ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसके ऊपर वोटिंग होगी। और वहाँ पर भी अगर 2/3 जो स्ट्रेंथ है हाउस की, उतने मेंबर्स अगर वोट कर देते हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो उस केस में तब से सेकंड हाउस भी अगर उस बिल को पास कर देता है, तो उस केस में द प्रेसिडेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। तो उस समय जो प्रेसिडेंट है उसको अपनी ऑफिस से हटा दिया जाएगा, उनको इम्पीच कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसीजर या इम्पीचमेंट, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और ये पूरा प्रोसीजर हमें आर्टिकल 61 के अंदर देखने को मिलता है। याद रखना है आपको, है ना। एग्जाम के अंदर कभी कभी पूछ लिया जाता है, आर्टिकल बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी पूछ ली जाती है, तो इसको लेके भी थोड़ा सा आपको याद रहना है, रखना है, थोड़ा सा अवेयर होना है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। तो आर्टिकल 62 जो है वो स्पेसिफिकली हमें बताता है कि अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसके अंदर वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो कितने मैक्सिमम टाइम में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, ये सारी प्रोविजंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है इस आर्टिकल के अंदर कि प्रेसिडेंट का टेन्योर ख़त्म होने से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए, ताकि सही टाइम पर जो नए इलेक्ट प्रेसिडेंट हैं वो अपने ऑफिस को ले सकें। तो पहला प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है इलेक्शन of president
should be done before completion of the tenure। अगर किसी वजह से इलेक्शन डिले हो गया है तो इस केस में जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो अपनी पोस्ट तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जो नए प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट नहीं किया जाए। तो चाहे उनका टेन्योर 1-2 महीने पहले ख़त्म भी हो जाता है और इलेक्शन अगर नहीं हो पाए किसी वजह से, तो उस केस में वो अपने जो पोस्ट है उसको बरकरार रखेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी दूसरी वजह से कैजुअल वैकेंसी हमें देखने को मिलती है, प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देते हैं या प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है, तो उस केस में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मैक्सिमम 6 मंथ्स का समय देता है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए प्रेसिडेंट के। 6 महीने के अंदर जो नए प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट कर लेना चाहिए। एक्टिंग प्रेसिडेंट 6 महीने से ज़्यादा प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसको नहीं संभाल सकता है। तो ये चीज़ हमें, ये प्रोविजंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे वो पूरा 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करेंगे, है ना। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेके अलग चीज़ है कि वहाँ पर पूरा टेन्योर वो पूरा नहीं करते हैं, जो बचा हुआ टेन्योर है उतना ही पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरा 5 साल का टेन्योर जो है अपना पूरा करते हैं। अगर किसी वजह से कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो जिस टाइम से वो इलेक्ट होंगे उस टाइम से टाउन का जो टाइम है उसको काउंट किया जाएगा और पूरा 5 साल का अपना टेन्योर पूरा करेंगे, बीच में उसको नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 72 जो है वो स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स देता है रिगार्डिंग पार्डनिंग, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये पावर्स आर्टिकल 72 द्वारा प्रेसिडेंट को दी गई हैं और प्रेसिडेंट इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रिगार्डिंग द कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस। अगर किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हो गया है यहाँ पे तो उस केस में प्रेसिडेंट यहाँ पर इन पावर्स को यूज़ करेंगे। ये जो पावर्स हैं वो कोर्ट मार्शल की अगेंस्ट भी की जा सकती है। मार्शल कोर्ट यानी कि जो मिलिट्री कोर्ट है उसने अगर किसी को कोई कन्विक्शन दिया है तो उस केस में भी प्रेसिडेंट अपनी पावर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डेथ सेंटेंस के केस में भी प्रेसिडेंट यहाँ पर अपनी पार्डनिंग पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये पावर्स गवर्नर को भी देता है, लेकिन गवर्नर कोर्ट मार्शल के केस में अपनी पावर ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा डेथ सेंटेंस में भी जो पार्डन पावर है उसको इस्तेमाल गवर्नर नहीं कर सकते, लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर कोर्ट मार्शल के केस में भी पार्डनिंग पावर यूज़ कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस के केस में भी अपनी पार्डनिंग पावर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन है यूनियन का, उसके अंदर रह के प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग, कम्यूटेव और रेमिशन पावर जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं इस आर्टिकल के अंदर। इस आर्टिकल के अंदर कुछ टर्म्स का यूज़ किया गया है जिसका मतलब जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे पहला टर्म है हमारे पास पार्डन, कि प्रेसिडेंट चाहें तो किसी को भी पार्डन कर सकते हैं। पार्डन का मतलब होता है कंप्लीटली एब्सॉल्व, पूरी तरह से एकदम छोड़ा देना, पूरी तरह से उसकी सज़ा जो है वो मुक्त कर देना कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। इस तरह की यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं उनको पार्डन कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट किसी को भी पार्डन कर सकते हैं, किसी की सज़ा जो है उसको मुक्त कर सकते हैं। दूसरा जो टर्म हमें देखने को मिलता है इस आर्टिकल के अंदर वो है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जो डिग्री है सज़ा की उसको कम कर दिया जाता है ना। जैसे अगर किसी को मान के चलिए डेथ सेंटेंस मिला है तो उस केस में द पनिशमेंट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है।
तो इस तरह के जो प्रोविजंस होते हैं उसको कम्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है रेस्पाइट। इसका मतलब भी यही है कि जो डिग्री है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन किसी खास कंडीशन में। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वीमेन अफेंडर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उस केस में यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उसके पनिशमेंट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेथ सेंटेंस है या जो रिग्रेस प्रिजनमेंट है उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। इस तरह का जो प्रोविज़न है उसको रेस्पाइट बोलते हैं। चौथा जो टर्म है हमारे पास वो है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि जो नेचर है पनिशमेंट का वो चेंज नहीं होगा, बस उसका जो टेन्योर है वो छोटा हो जाएगा। जैसे किसी को 10 साल की रिग्रेस पनिशमेंट की सज़ा मिली है, इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है, तो उस केस में उसका पनिशमेंट जो है वो 5 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको रेमिशन बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट चाहे तो रेमिट भी कर सकते हैं किसी का। और लास्ट में जो प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है वो है रेप्राइव। रेप्राइव का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे लगाना। तो प्रेसिडेंट चाहे तो किसी पनिशमेंट के ऊपर टेम्परेरी स्टे भी लगा सकते हैं। इस तरह से 5 तरह के पावर्स हमें आर्टिकल 72 के अंदर देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट को लेके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पावर मेंशन्ड इन आर्टिकल 72 इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को लेके ये पावर्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोमोलिगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। तो आर्टिकल 123 कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी यहाँ पर प्रेसिडेंट को देता है। किस तरह की लेजिस्लेटिव पावर्स? जैसे अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट का रिसेस चल रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट चाहें तो कोई ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक्ट की तरह काम करेगा। जो पावर एक एक्ट के पास होती है इम्प्लीमेंटेशन की, वही पावर्स ऑर्डिनेंस के पास भी रहेंगी। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक टेम्परेरी एक्ट होगा, यानी कि पार्लियामेंट जब कन्वीन किया जाएगा जब पहला दिन होगा पार्लियामेंट का, उससे लेके 6 वीक्स तक 6 वीक का टाइम पार्लियामेंट को दिया जाएगा कि इस ऑर्डिनेंस को लेके पार्लियामेंट एक एक्ट बनाए। अगर पार्लियामेंट 6 वीक के अंदर 6 हफ्तों के अंदर कोई एक्ट नहीं बनाता है उस ऑर्डिनेंस को लेके, तो उस केस में ऑर्डिनेंस जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेरी लॉ की पावर भी प्रेसिडेंट को दी गई है, और जो टेम्परेरी लॉ होता है उसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। आर्टिकल 123 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस केस में इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक टेम्परेरी लॉ बना सकते हैं। जब पार्लियामेंट सेशन में आएगा तो 6 वीक के अंदर 6 हफ्तों के अंदर उस ऑर्डिनेंस के ऊपर उसको लॉ बनाना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट ऐसा नहीं करता है तो उस केस में इस ऑर्डिनेंस यानी कि टेम्परेरी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये प्रोविज़न हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं प्रेसिडेंट को लेके। प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को अलग अलग पावर्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जैसा कि हमने बताया। आर्टिकल 53 जो है सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को यहाँ पर देता है। प्रेसिडेंट को कमांडर इन चीफ भी यहाँ पर कहा गया है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सारी प्रेसिडेंट के पास हैं। जितने भी डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट की हेल्प से ही यहाँ पर प्रेसिडेंट के साइन होंगे हर डॉक्यूमेंट के ऊपर। मिलिट्री पावर्स की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट को मिलिट्री पावर्स भी यहाँ पर दी गई हैं। प्रेसिडेंट इज़ रेफर्ड एज कमांडर इन चीफ। तो अगर कोई वॉर जो है इंड्यूस करना है या कोई वॉर स्टार्ट करना है, कोई पीस ट्रीटी साइन करनी है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर साइन करेंगे। मिलिट्री पावर उनको दी गई है। लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर भी दी गई है। प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट बनाया गया है। कोई भी बिल जब तक लॉ नहीं बन सकता है उसका इनेक्टमेंट तब तक नहीं हो सकता है जब तक प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर उसके ऊपर ना कर दें। तो प्रेसिडेंट का असेंट बहुत ज़रूरी है किसी बिल को एक्ट बनने के लिए। तो ये पावर यहाँ पर दी गई हैं। प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं पार्लियामेंट को, प्रोरोगेट कर सकते हैं पार्लियामेंट को। इसके अलावा आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी प्रेसिडेंट को दी गई हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं प्रेसिडेंट के पास। जुडिशियल पावर्स की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर्स भी हैं। जैसे आर्टिकल 72 में हमने देखा, आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर है ना दी गई हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, ये पावर्स भी प्रेसिडेंट को दी गई हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं। जितने भी डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाते हैं। जितनी भी ट्रीटीज़ वगैरह साइन होती हैं प्रेसिडेंट के नाम पर ही साइन होती हैं। इमरजेंसी पावर्स हमें देखने को मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट को लेके। प्रेसिडेंट 3 तरह की जो इमरजेंसी है उनको इशू कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरह से अलग अलग पावर्स हमें प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलती हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये जो पावर है प्रेसिडेंट खुद उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पर इन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनकी हेल्प से यहाँ पर, उनकी एडवाइस से ही ये जो प्रेसिडेंट है ये सारी पावर्स को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर कुछ डिस्क्रिशनरी पावर, जहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीज़ों को लेके अगर नहीं बताता है तो उस केस में प्रेसिडेंट थोड़े बहुत इंस्टेंसेस में अपने डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर समय उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पर ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी पावर्स जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। इसीलिए हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट के पास कोई रियल पावर्स नहीं है। यहाँ पर प्रेसिडेंट एक तरह से नॉमिनल हेड है। जैसे जब घर के जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं थोड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हेड ऑफ़ द फैमिली वही रहते हैं, लेकिन रियल पावर्स उनके पास नहीं रहती हैं। जो बच्चे हैं वो पावर उनके पास शिफ्ट हो जाती है। वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा ओवरआर्चिंग पावर नहीं है। यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल बस वैसा ही है जैसा ब्रिटेन के अंदर वहाँ की मोनार्की का है, कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिग्नेचर कर देना और नॉमिनल हेड की तरह वहाँ पर एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ पर रियल पावर्स प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ये जितनी भी पावर्स हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली इनडायरेक्टली इनको एंजॉय करते हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ जो है नॉमिनल हेड हैं स्टेट के। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर फैक्ट्स की बात करेंगे प्रेसिडेंट से जुड़े हुए, तो फैक्ट्स को लेके हम लोग बता सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द ओनली इंडियन प्रेसिडेंट टू हैव कंप्लीटेड 2 full terms। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 to 1962। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, और वो इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने पूरे जो 2 टर्म है उनको कंप्लीट किया है। इसके अलावा किसी और प्रेसिडेंट ने 2 टर्म कंप्लीट नहीं किए हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट जुड़ा हुआ है प्रेसिडेंट को लेके वो है जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद पास्ड अवे ड्यूरिंग देयर टेन्योर। तो अपने ऑफिस के अंदर अपने टेन्योर के दौरान ही ये दोनों प्रेसिडेंट की डेथ होती है। इसको लेके कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो फैक्ट हमारे पास जुड़ा हुआ है नीलम संजीवा रेड्डी के साथ जुड़ा हुआ है। सो नीलम संजीवा रेड्डी इज़ द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड इन 1977। तो नीलम संजीवा रेड्डी इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो यूनानिमसली इलेक्ट हुए थे, जिनका कोई अपोजिशन नहीं था, कोई अपोजिशन में खड़ा नहीं हुआ था। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो शी इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 15वीं प्रेसिडेंट हैं इंडिया की। तो ये कभी कभी नंबरिंग आ जाती है कि 13th प्रेसिडेंट कौन है, 14th प्रेसिडेंट कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। अगर कोई अपोजिशन है इलेक्शंस को लेके, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है इलेक्शंस को लेके, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनके साथ सुप्रीम कोर्ट डील करता है यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो यहाँ पर फाइनल होता है। अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट ने जो डिसीजंस लिए हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर कायम रहेंगे, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के फैक्ट्स जो हैं वो हमें इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे।